तो आपने एक क्वेश्चन होमवर्क में पूछा है, उसको पहले फटाफट डिस्कस कर लेते हैं और फिर अपन आगे चलेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, सोच सकते हैं। ठीक है, तो कहा गया है कि ब्लॉक ऑफ मास 10 kg लाइज ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री, साइन थीटा 3/5 दिया है, मतलब एंगल कितना है 37 डिग्री। यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक का मास का उन्होंने 10 kg है, mass of the block is 10 kg with horizontal force of 30 Newton is applied on the block parallel to and upward the plane. The total force exerted by the plane on the block is nearly, है ना। इन्होंने कहा है कि यहां से एक 30 न्यूटन का फोर्स हम लगा रहे हैं, नहीं सॉरी, horizontal force of 30 Newton is parallel to and upward the plane, सॉरी horizontal force नहीं है, फोर्स ऊपर की तरफ है, अप द प्लेन है फोर्स, है ना। इधर की तरफ एक फोर्स लगा रहे हैं, कितना फोर्स है 30 न्यूटन का। तो एक्चुअली हमसे पूछा गया है कि जो इंक्लाइन प्लेन जो नेट फोर्स लगाएगा इस ब्लॉक पे वो किस तरफ होगा और कितना होगा, एक्चुअली ये सोचना है। तो देख लेते हैं। तो हमें फ्रिक्शन डिसाइड करना है और फ्रिक्शन कोफिशिएंट आपको दे रखा है म्यू इज इक्वल टू 3/4 और जी की वैल्यू आपको 10 यूज करनी है। तो ऐसा क्वेश्चन में आपसे कहा गया है। सबसे पहले देख लेते हैं इस ब्लॉक पे फोर्सेज कौन कौन से हैं, है ना। मैं फोर्सेस के कंपोनेंट कर रहा हूँ, फ्रिक्शन बाद में लगाएंगे, है ना, फ्रिक्शन बाद में लगाएंगे, क्योंकि फ्रिक्शन का काम होता है रिलेटिव मोशन या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन का अपोज करना। तो इस पे इधर की तरफ आएगा बेटा mg sin थीटा 100 sin 37, मतलब इधर की तरफ आ गया 60 न्यूटन। इधर आएगा mg cos थीटा, मतलब ये आ गया 80 न्यूटन, है ना। ये याद हो जाना चाहिए दिनों में। ऊपर की तरफ आपने एक और फोर्स लगाया, ये F आपका है एक्सटर्नल 30 न्यूटन, और इस 80 न्यूटन के mg के कंपोनेंट को बैलेंस कराने के लिए इधर की तरफ नॉर्मल आएगा, दैट विल बी 80 न्यूटन, ये नॉर्मल है। अब हमें ये सोचना है कि फ्रिक्शन किस तरफ आएगा और कितना आएगा। तो सबसे पहले तो आप ये साइड में लिख लीजिए कि हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो सकता है। इट इज म्यू है, म्यू इज 3/5 एंड नॉर्मल रिएक्शन इज 80। तो हमारे पास जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये 60 न्यूटन तक हो सकता है ना। अब देखिए, अगर फ्रिक्शन नहीं है, अभी इस ब्लॉक की अलोंग द इंक्लाइन मोशन की टेंडेंसी कहाँ है, आप अगर ध्यान से देखें तो mg नीचे खींच रहा है 60 न्यूटन से और हम ऊपर धक्का दे रहे हैं 30 न्यूटन से, मतलब ब्लॉक की टेंडेंसी नीचे आने की। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ब्लॉक नीचे स्लाइड करता, इसका मतलब फ्रिक्शन पीछे लगेगा, इसका मतलब फ्रिक्शन पीछे लगेगा। ये बात हमें समझ आई। कितना लगेगा फ्रिक्शन, तो ये 60 न्यूटन का फोर्स है, मैक्सिमम हो सकता है ये 60 न्यूटन को बैलेंस करने के लिए 30 न्यूटन आपने लगाया, तो फ्रिक्शन लगेगा 30 न्यूटन। तो हमें ये पता चल गया इस ब्लॉक पे 30 न्यूटन फ्रिक्शन है और 80 न्यूटन ये फोर्स है। अब हमें बताना है कि इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होगा। तो बेटा सोच के देखिए, आपके पास जो नेट कांटेक्ट फोर्स आप निकालोगे, एक फोर्स इस तरफ है 30 न्यूटन और दूसरा फोर्स इस तरफ है 80 न्यूटन विच इज नॉर्मल रिएक्शन। तो इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इस तरफ कहीं आएगा, है ना। और अपन रिजल्टेंट निकाल भी सकते हैं। तो उन्होंने वेक्टर डायग्राम से पूछा है कि कौन से वेक्टर के लॉन्ग आएगा, तो ये OB वेक्टर के लॉन्ग, और अपन इस रिजल्टेंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं अपन, तो कितनी आएगी 80 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, है ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। बात समझ आ गई जिन्होंने पूछा था? हाँ भाई, खुशी ने पूछा था बेटा, बात समझ आ गई, कैसे डिसाइड किया? ओके, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। अपन ने लास्ट टाइम पे इंक्लाइन प्लेन वाले सवाल किए थे, आई होप आपने घर जाके उसको रिवाइज भी किया हो, है ना। पर आगे चलते हैं, मैं स्लाइड्स भेज भी दूंगा लेक्चर के बाद। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस हैं थोड़ी। तो ये थीटा वाला इंक्लाइन प्लेन है अपने पास, ये एक ब्लॉक है, ट्रायंगुलर शेप का ब्लॉक ऐसा रखा हुआ, इस ब्लॉक का मास m है और ये इंक्लाइन प्लेन फिक्स्ड है, फिक्स्ड इंक्लाइन, है ना।
फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है। तो आपसे पूछा है कि यहां से हम F फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा है फाइंड मिनिमम F टू मूव द ब्लॉक अप द इंक्लाइन। फाइंड मिनिमम F टू मूव द ब्लॉक अप द इंक्लाइन। इस ब्लॉक पे कितना मिनिमम फोर्स लगाएं कि ब्लॉक अप द इंक्लाइन मूव करना स्टार्ट करे, है ना। तो ध्यान से देखिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस अंतर ये है कि अब ये फोर्स हम पे लगा रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो सॉल्व करने का तरीका तो बिल्कुल वैसा ही होगा, जस्ट ऊपर की तरफ मूव कराना है अप द इंक्लाइन, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इस ब्लॉक का बीडी बनाता हूँ, ये थीटा वाला है, ठीक है। तो इस ब्लॉक पे एक तो इधर की तरफ mg आएगा, तो मैं mg के कंपोनेंट्स लिख दे रहा हूँ सीधा, है ना। दिस इज mg साइन थीटा एंड दिस इज mg cos थीटा। इधर तरफ ही नॉर्मल आएगा, भाई नॉर्मल इस कॉन्टेक्ट से आ रहा है, तो नॉर्मल कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। और जो फोर्स है ना F, वो हॉरिजॉन्टल फोर्स है ना, फोर्स इज हॉरिजॉन्टल। तो फोर्स एक्चुअली इस तरफ है, तो मैं अगर उसके कंपोनेंट करूं तो ये एंगल थीटा है, तो उस फोर्स का ये कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ F cos थीटा और इधर की तरफ F sin थीटा, वो उस फोर्स का कंपोनेंट है, इस फोर्स का, ठीक है। और हमें इसे जस्ट मूव कहाँ कराना है, अप द इंक्लाइन, मतलब फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, नीचे। हमें जस्ट ऊपर मूव कराना है, तो नीचे की तरफ अपना फोर्स आएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन विच इज इक्वल टू म्यू इनटू। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है, मैं इस F के कंपोनेंट कर दिए, ये F जो हॉरिजॉन्टल था, यहाँ थीटा एंगल पे मैंने इसके भी कंपोनेंट कर दिए, F cos थीटा और F sin थीटा। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम, मैंने F हटा दिया, कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिख दिया, डायग्राम में ऊपर दिखा दिया मैंने, F के कंपोनेंट कर दिए इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर। इस फ्री बॉडी डायग्राम में कोई दिक्कत किसी को, इसे होनी तो नहीं चाहिए बट फिर भी नहीं है, ठीक है, गुड। आगे चलते हैं। तो बस, तो इक्वेशन लिखनी है, इक्विलिब्रियम जस्ट मूव हो रहा है ना, मतलब इक्विलिब्रियम है। तो अगर मैं इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर इक्वेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा, नॉर्मल इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस f sin थीटा। तो ये नॉर्मल की वैल्यू है, पहली इक्वेशन। और दूसरा जस्ट मूव कराना है, मतलब f cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस म्यू n। दिस इज सेकंड इक्वेशन। ये रही दो इक्वेशन, अब नॉर्मल वहां से उठा के यहाँ रख दीजिए, सिंपल सी कहानी है। तो क्या लिखोगे भाई, f cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस म्यू n की जगह mg cos थीटा प्लस f sin थीटा, तो ये आ गया म्यू mg cos थीटा प्लस म्यू f sin थीटा, ऐसा ही बनेगा, ठीक है। f वालों को एक तरफ ले आओ, तो f कॉमन आ गया और अपना आंसर आएगा mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा अपॉन cos थीटा minus म्यू sin थीटा। दिस इज द आंसर, mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा। इतना फोर्स चाहिए ताकि ये ब्लॉक ऊपर चला। देखो इसमें कुछ भी ज्यादा मुश्किल नहीं था, इसमें सिर्फ ये जो F था ना, इसका एक कंपोनेंट नॉर्मल को भी चेंज कर रहा था। पिछले सवाल तक जो अपन ने F फोर्स लगाए थे वो मैंने इंक्लाइन के अलोंग ही लगा दिए थे, इसमें मैंने एक फोर्स लगाया जो इंक्लाइन के सॉरी हॉरिजॉन्टल है, तो उस फोर्स का एक कंपोनेंट इंक्लाइन के अलोंग आया, एक कंपोनेंट इंक्लाइन के परपेंडिकुलर आया। ऐसा ही फोर्स वर्टिकल भी हो सकता था, ठीक है, जल्दी नोट कीजिए। ठीक, चलिए आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना ध्यान से।
ये एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, कटोरा मतलब, हेमिस्फेरिकल बाउल वाली सरफेस है, ऐसे जमीन पे रखी हुई है, ऐसे फिक्स है ना, मूव वूव नहीं कर सकती। ठीक है, इसकी रेडियस आर है, रेडियस आर। इसमें ना यहाँ पे एक कुछ है, मतलब चींटी है, लार्ज साइज की है, बट चींटी है। ये क्या है? चींटी है ना। और इस सरफेस के लिए अपने को म्यू पता है, पूरी सरफेस के लिए अपने को म्यू दिया हुआ है कि इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है। तो ये चींटी क्या करती है ना, इस बाउल पे चढ़ना स्टार्ट करती है। तो आप सोच के देखो कि एक मैक्सिमम हाइट तक ही पहुंच पाएगी, उससे ऊपर नहीं पहुंच पाएगी, उसके ऊपर पहुंचेगी तो फिसलने लगेगी। तो वही अपने से पूछा है कि ये एंगल अगर थीटा है, थीटा है ना, तो ये पूछा है कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा up to which the चींटी कैन, एंट होता है पता है मुझे, बट है ना ऐसा फील के लिए लिख रहा हूँ, द चींटी कैन क्रॉल अप, क्रॉल, कितने एंगल तक ऊपर जा सकती है, ये बताओ जरा। सोचो सब लोग, आंसर लिखने की नीड नहीं है, सब लोग सोचो। मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ सोचने के लिए, फिर बताऊंगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट पहले डील कर चुके हैं, ये कंसेप्ट पहले डील कर चुके हैं। जरा सब लोग सोचो, फिर मैं डिस्कस आएगी करूँ। हाँ, मान लिया वो तो वहाँ पे सर एफबीडी बना देंगे, मतलब कौन कौन से फोर्सेस वगैरह लग रहे हैं। कौन कौन से फोर्स लगेंगे बताओ। तो सर एक तो सर नॉर्मल लगेगा जो सेंटर से पास होगा, बहुत ही बढ़िया, गुड। और सर एमजी लगेगा, और और सर जो फ्रिक्शन लगेगी वो सर टेंजेंशियल होगी, ऊपर नीचे, नीचे सर ऊपर होगी, गुड। हाँ ठीक है। और सर वो यहाँ, और कंपोनेंट। सर यहाँ हम्म, तक वो जा रही है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस होगा ये। बिल्कुल लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, बिल्कुल सही बात है, गुड। और सर ये यहाँ से अपन थीटा दिया है तो एच हाइट निकालनी है, तो ये डिस्टेंस अपने आर पता है, हम्म, आर पता है तो ये डिस्टेंस ऊपर वाली हो जाएगी आर माइनस एच। हाँ बिल्कुल, ये आर पता है तो ये डिस्टेंस आर माइनस एच हो जाएगी। नहीं, मैं एमजी के कंपोनेंट कैसे करूं? उसी प्लेन के अलोंग जो एफ लिमिटिंग वाला है उसी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो वैसे, बिल्कुल सही कहा तुमने, गुड। मतलब एक्चुअली यहाँ पे मैं टेंजेंट बना सकता हूँ, यस सर। है ना। और अगर आप ये टेंजेंट बना के देखोगे बेटा, तो अगर, हाँ ठीक है, आप अनम्यूट कर लो, म्यूट कर लो। यस ये सर। एंगल थीटा है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा है। तो एक्चुअली एक थीटा एंगल वाला इंक्लाइन प्लेन है, एक्चुअली ये एक थीटा एंगल वाला इंक्लाइन। मैंने आपको ये बात बताई थी, याद करो, कि कोई भी ऐसा कर्व सरफेस बहुत सारे इंक्लाइन प्लेन का कॉम्बिनेशन होता है। तो बिल्कुल इसने एक बात सही कही कि अपन या तो इसके कंपोनेंट करके सोच लें, है ना, कि ये इसका टेंजेंट वाली लाइन रही, ये इसका mg वाला कंपोनेंट है, तो ये कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा, ये कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा। साथ साथ लिखते भी चलिए। ये क्वेश्चन आएगा, ये आएगा अपना लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज म्यू n, और ये आएगा अपना नॉर्मल, विच इज mg cos थीटा। तो जस्ट बैलेंस करने के लिए ये दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएंगे। तो अपना आंसर आएगा mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा, है ना। देखो यहाँ से कितना आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू, तो कितने एंगल में स्लाइड करवाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, है ना। अच्छा सोच के देखो, सीधे ही सोच सकते थे, है ना। मैंने आपको ये बात बताई थी ना कि ऐसे इंक्लाइन प्लेन जो होते हैं, सॉरी, ऐसी जो कर्व सर्फेसेस होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंक्लाइन प्लेन्स का कॉम्बिनेशन है। तो जहां तक पहुंच गया, वहां वाला इंक्लाइन प्लेन ये रहा। और किसी भी इंक्लाइन प्लेन का एंगल क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू म्यू। भाई किसी भी, ये तो एंगल ऑफ रिपोज है ना,
मैं आपसे कह रहा हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट एंगल वाला इंक्लाइन प्लेन है, तो जिस इंक्लाइन प्लेन तक पहुंच सकता है उसका एंगल ऑफ रिपोज निकालना था, तो उसका एंगल ऑफ रिपोज है tan थीटा इज इक्वल टू, है ना, बस ये प्रूफ करना था कि ये जो थीटा है और ये जो थीटा है ये इक्वल आता है, तो बिल्कुल ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा तो ये थीटा, है ना। अच्छा, कई बार आपसे एच पूछ लेते हैं कि कितनी हाइट तक जाए, ये जो इसने बताया ना एच, ये मानो जमीन से एच हाइट तक गया, ये एच पूछ लेते हैं, है ना, तो ये एच भी बता देंगे, बिल्कुल आसान है, अगर अपने को थीटा पता चल गया तो अपन एच बता सकते हैं। कैसे? तो ध्यान से अगर आप देखिए तो ये आर है, तो ये डिस्टेंस आएगी आर कॉस थीटा। तो अगर हाइट आपसे पूछी जाती है तो हाइट का आंसर आप लिखते बेटा आर माइनस आर कॉस थीटा। आपको टेन थीटा पता है, आपको कॉस थीटा निकालना है, कैसे निकालोगे? ये थीटा टेन थीटा है म्यू, तो ये आ रहा है 1 प्लस म्यू स्क्वायर, तो इट इज आर माइनस आर कॉस थीटा, cos theta is this upon 1 plus mu square, तो r कॉमन ले लो, तो हाइट पूछती तो ये आंसर आ जाता, इतनी हाइट तक जा सकता है, या आपसे थीटा पूछो, तो इट इज कंपेरेबल टू द इंक्लाइन प्लेन प्रॉब्लम, ये बात आपको सिखानी थी। वैसे ही सोचो इसकी जगह पैराबोलिक वायर भी हो सकता है ना, पैराबोलिक सरफेस, तो उसमें क्या करते, उसमें भी आंसर टेन थीटा इक्वल टू म्यू ही आता, बस वो टेन थीटा कहां से निकालते, डी वाई बाई डी एक्स, कहां से निकालते टेन थीटा, डी वाई बाई डी एक्स, तो आपके मॉड्यूल में शायद एक आपको सवाल मिलेगा आगे, सॉल्व करें, ठीक है। ये जिनको लिखना था उन्होंने लिख लिया होगा, मैं बाद में स्लाइड भेज दूंगा, लिख देना, वरना तुम इसको डायग्राम बनाने और लिखने में टाइम लगाओगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो ये अपने इंक्लाइन प्लेन वाले बहुत सारे टाइप के सवाल हो गए, है ना, आपको मैंने होमवर्क में खूब सारे दिए थे, आपने वो भी किए होंगे, तो इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, बाकी अपनी बुद्धि लगती है। अगला क्वेश्चन नॉन इंक्लाइन प्लेन वाला करेंगे, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन में। यहाँ एक पुली लगी हुई है, यहाँ एक ब्लॉक है और यहाँ एक दूसरा ब्लॉक है ना, इसका मास कैपिटल एम है और इसका मास स्मॉल एम है, और यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, ठीक है। तो आपसे पूछा है फाइंड रेशियो कैपिटल एम बाय स्मॉल एम, फाइंड रेशियो कैपिटल एम बाय स्मॉल एम such that system remains in equilibrium, system remains in equilibrium, सुनना मैं ही बताऊंगा, है ना, फाइंड, सिंपल क्वेश्चन है वैसे, फाइंड रेशियो कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम सच दैट सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। तो देखते हैं, सबसे पहले तो बीडी बना लेते हैं, तो इस पे इधर की तरफ आएगा एम जी, याद है ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते थे, पूरे सिस्टम को साथ मान लेते थे, टेंशन इंटरनल हो गई, तो इस पे लग गया इधर एम जी, और इस पे इधर लगेगा फ्रिक्शन, मैं सिर्फ फ्रिक्शन लिख रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, स्टैटिक है कि काइनेटिक है। इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, तो फॉर इक्विलिब्रियम ये जो फ्रिक्शन है ना, ये हमेशा mg के बराबर होना चाहिए, लार्जर ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन है वो हमेशा क्या होना चाहिए, mg के बराबर। अच्छा, इस ब्लॉक पे नॉर्मल आएगा ऊपर की तरफ, ये आप जानते ही हो, कैपिटल mg, तो ये फ्रिक्शन हमेशा mg के बराबर होना चाहिए, स्मॉल mg के, तभी ये सिस्टम बैलेंस रहेगा। फ्रिक्शन चाहे कोई भी हो, स्टैटिक हो, लिमिटिंग हो, कुछ भी हो, मैंने कहीं से आपको देखो मैक्सिमम मिनिमम नहीं पूछा है, मैंने आपसे पूछा है फाइंड रेशियो m by m such that system remains in equilibrium, तो आप कहोगे सर बैलेंस होना है तो जो फ्रिक्शन होगा वो हमेशा mg को बैलेंस करेगा। और आप ये चीज जानते हो कि फ्रिक्शन हमेशा लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, मतलब म्यू एन होता है, ये लिखेंगे, इसका आंसर इक्वलिटी के टर्म में नहीं आएगा बल्कि इनइक्वालिटी के टर्म में आएगा, तो फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल टू म्यू एन, फ्रिक्शन की जगह आप mg लिखोगे क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा mg के इक्वल होना चाहिए तभी ये बैलेंस होगा, सो स्मॉल mg शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू कैपिटल mg, g से g कैंसिल हुआ, तो यहां से क्या पता चला कि m by m should be greater than or equal to 1 by m,
m/m का रेशियो आपसे पूछा कि क्या होना चाहिए, तो m/m शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/μ। याद वाद रखने की जरूरत नहीं, सवाल है सिंपल सा, है ना। अच्छा, लिमिटिंग मान के सॉल्व किया जाए तो m/m इक्वल टू 1/μ आ जाएगा, कि जस्ट m/m 1/μ के इक्वल होगा तो ये बैलेंस रहेगा, उससे ज्यादा आएगा तो भी बैलेंस रहेगा, उससे कम आएगा तो ये स्लाइड कर जाएगा। सिंपल सा सवाल था कि आपसे पूछा गया था कि रेशियो m/m क्या होना चाहिए सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, तो इक्विलिब्रियम में तभी रहेगा जब ये फ्रिक्शन mg को बैलेंस करेगा। मैंने उसकी कंडीशन लिख दी कि फ्रिक्शन तो हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम ही होता है, फ्रिक्शन की वैल्यू पता थी और अपने को लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू पता थी, तो m/m आ गया। ठीक, जल्दी लिखिए, 30 सेकेंड है, साथ साथ भी लिख सकते थे, लिखते चलेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ना चेन है ये टेबल है, आप चाहो तो इसका नीचे वाला पार्ट मत भी बनाओ, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। टेबल है, ये टेबल की एज है, इस टेबल पे ना एक चेन रखी हुई है, बिल्कुल एज पे ऐसे रहेगी, इतनी पार्ट हवा में है, ठीक है। और इस चेन और टेबल के बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, टोटल लेंथ ऑफ चेन एल है, टोटल लेंथ ऑफ चेन इक्वल टू कैपिटल एल, है ना। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट चेन और टेबल के बीच, टेबल यहीं तक है भैया, है ना, तो चेन और टेबल के बीच फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है और चेन की टोटल लेंथ एल है। ये जो चेन का जो पार्ट हैंग हो रहा है ना, उसकी लेंथ x मान रहा हूं, x क्या है, लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट ऑफ चेन, लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट ऑफ चेन। आप सब लोगों को ये फील आ रही है क्या कि x की एक मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है जब तक ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। मान लो मैं चेन का ये x बहुत छोटा रखूं, तो जैसे रखूंगा वैसे रखा रहेगा, x थोड़ा सा और नीचे खींच दूं तो भी हो सकता है रखा रहे। x की एक पार्टिकुलर वैल्यू होगी कि अगर मैंने उससे ज्यादा चेन की लेंथ को नीचे हैंग किया तो पूरी चेन फिसल के नीचे आ जाएगी। मानते हो क्या, ये सबको समझ में आता है कि x की एक मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है कि ये सिस्टम रखा रह सकता है ना, बस वही बताना है, आंसर लिखना नहीं है। अब अपने को चैट बॉक्स में सॉल्व करना है अपनी कॉपी पे, मैं लिखूंगा, अपना आंसर मैच कर लेना, लिखने में दिक्कत आएगी। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x so that the chain can be in equilibrium, the chain can be in equilibrium। x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी कि चेन इक्विलिब्रियम में रहे, बताइए। लिखना नहीं है आपको, है ना, चैट बॉक्स में लिखने में दिक्कत आएगी न्यू वगैरह सब कुछ, तो आपको सीधा सॉल्व कर लो। मैं सॉल्व करने के लिए टाइम दे रहा हूं अभी से 1.5 मिनट, है ना। सॉल्व हो जाए तो चैट बॉक्स में सर डन लिख देना। सिंपल सवाल है, बिल्कुल आसान सा, है ना। इस पे mg लगेगा और इस पे फ्रिक्शन लगेगा, और जस्ट बैलेंस करना है, मतलब इस पे लगने वाला mg और इस पे लगने वाला लिमिटिंग फ्रिक्शन बैलेंस कर लेना है। मान लेते हैं पूरे चेन की लेंथ l थी, तो इस पे जो नीचे mg लगेगा वो लगेगा x इंटू एम बाई एल जी, इसका मास होगा ये m बाई एल इंटू एक्स, ये लिखना सिखा चुका हूं मैं पीछे ही, है ना। और इसका मास जो आएगा m2, ये आएगा बेटा l माइनस एक्स इंटू एम बाई एल, ये इसका मास है ना। तो इस पे पीछे की तरफ कौन सा फोर्स आएगा, जस्ट बैलेंस करना है ना, मैक्सिमम लेंथ निकालनी है, तो इस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा जो कि होगा म्यू एन,
है ना। तो दोनों फोर्स बैलेंस कर लो। तो बैलेंस करने के लिए क्या लिखोगे, म्यू एम बाई एल, सॉरी एक्स म्यू नहीं एक्स, एक्स एम बाई एल इंटू जी, ये क्या है हैंगिंग पार्ट पे एम जी, इक्वल टू जो पार्ट ऊपर है उस पर लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब म्यू एन, एन ऊपर वाले पार्ट का एम जी, तो एल माइनस एक्स इंटू एम बाई एल इंटू जी, ये लिख दिया मैंने। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लीजिए, एम जी बाई एल, एम जी बाई एल कैंसिल हो गया, तो क्या आया, x इज इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एक्स, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू, दिस इज द आंसर। लेंथ ऑफ द हैंगिंग पार्ट इज म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू। सिंपल फोर्सेस बैलेंस करने थे। कोई डाउट किसी को, जल्दी लिखिए, मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ फिर मैं आगे चलूंगा। कोई डाउट किसी को? ओके गुड। स्लाइड्स भेज भी दूंगा मैं, चिंता मत करना किसी का छूट रहा हो तो, वैसे छूटना नहीं चाहिए, साथ साथ लिखने की आदत डालो। ठीक, अगला सवाल। ये चेन वाला हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कार्ट है, है ना, कैपिटल एम मास का, और ये एक ब्लॉक है स्मॉल एम मास का, ठीक है। स्ट्रेट है वो, है ना भैया, स्ट्रेट लाइन है, चिंता मत करना। अरे वो तो पूरा ही गया, ठीक। कार्ट है कैपिटल एम मास का, और यहाँ से एक ब्लॉक है स्मॉल एम मास। यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है ना? और इसको इधर से मुझे धक्का देना है, ठीक। तो आपसे पूछा है फाइंड एफ मिनिमम such that block does not slide on the cart. Find F minimum such that the block does not slide on the cart. सॉल्व कीजिए, 2 मिनट का टाइम है, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। Find F minimum such that the block does not slide on the cart, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और does not move with respect to cart. Does not move with respect to cart. कार्ट और ब्लॉक के बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, जमीन स्मूथ है ना, जमीन पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, जमीन स्मूथ है। बताइए, इसको दोनों तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा, ग्राउंड की फ्रेम से भी और सूडो फोर्स से भी, है ना? देखना ध्यान से। सबसे पहले तो बेटा ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा, है ना, ऑब्वियस सी बात है, ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस पे जस्ट सारे फोर्स बैलेंस है, और उन्होंने मिनिमम वाली केस पूछा है, तो मतलब उस पर लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। मैं ब्लॉक का बीडी बना रहा हूँ, ब्लॉक पे नीचे एम आएगा, ऊपर नॉर्मल आएगा, सॉरी ऊपर फ्रिक्शन आएगा, ब्लॉक पे आगे वो नीचे एम आएगा, इधर की तरफ फ्रिक्शन आएगा जो उसको रोकेगा, और इधर की तरफ से नॉर्मल आएगा जो ब्लॉक को आगे ले जाएगा। चलिए ब्लॉक और कार्ट साथ साथ मूव करेंगे, है ना, तो ए, है ना, और हमें कंडीशन लिखनी है कि जस्ट ये मूव ना करें, तो आप यहाँ से नॉर्मल निकाल सकते हो कि नॉर्मल इज इक्वल टू एम ए, ये आ गई नॉर्मल की वैल्यू। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन, दैट इज म्यू एम ए, ये क्या आ गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो आप कहोगे जस्ट बैलेंसिंग के केस में एम जी इज इक्वल टू म्यू एम ए होगा, एम से एम कैंसिल हुआ, और यहाँ से ए की वैल्यू आ रही है जी बाई म्यू। ये सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, जी बाई म्यू। अगर ये सिस्टम जी बाई म्यू एक्सेलरेशन से आगे गया
तो ये ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। ये पता चला कि अगर इस सिस्टम का, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन g बाय म्यू हो गया तो ये ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। अब क्वेश्चन क्या है भैया कि हमें फोर्स कितना लगाना है। तो देखो स्लाइड नहीं करेगा का क्या मतलब, दोनों साथ साथ जा रहे हैं ना। स्लाइड नहीं करेगा इस बात का यही मतलब है कि दोनों साथ साथ जा रहे हैं। कितने एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, g बाय म्यू से। कितना मास है, इसका कैपिटल है, इसका स्मॉल है, तो कितना फोर्स चाहिए। तो फोर्स इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। खत्म क्वेश्चन। दिस इज फोर्स। फोर्स इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। ये मैंने ग्राउंड की फ्रेम से किया। अब मान लो कोई इसको सूडो फोर्स से सॉल्व करना चाहे, तो कोई बोलेगा ना कि मैं उसी कार्ट की फ्रेम में बैठ गया। कोई बोलेगा मैं उसी कार्ट की फ्रेम में बैठ गया, अगर मैं इसे सूडो फोर्स से सॉल्व करूँ। कार्ट की फ्रेम में बैठ के ब्लॉक का डायग्राम बना रहे हैं, मतलब इस कार्ट पे बैठे और ब्लॉक का डायग्राम बना रहे हैं। तो कार्ट ए से जा रही थी, तो देखो इसका डायग्राम बना रहा हूं मैं। mg तो ऐसे ही लगेगा, फ्रिक्शन तो ऐसे ही लगेगा, नॉर्मल लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। और इधर की तरफ लगेगा सूडो फोर्स, क्योंकि कार्ट पे बैठा ऑब्जर्वर आगे जा रहा है तो इस पे सूडो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ m इंटू ए। और कार्ट वाले ऑब्जर्वर को दिखेगा कि ये इक्विलिब्रियम में, तो वो क्या लिखेगा, नॉर्मल इक्वल टू एम ए। तो देखो नॉर्मल की वैल्यू एम ए, यहाँ से भी वही आएगी, और फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एन इक्वल टू एम जी। तो सेम ही इक्वेशन। तो आप उसकी काट की फ्रेम से बैठ के लिखो या जमीन से बैठ के लिखो, एक ही बात है। एक बार निकाल लोगे तो फिर पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि इसको कितने एक्सेलरेशन से लेके जाएं या कितना फोर्स लगाएं कि वो ब्लॉक उस कार्ट पे स्लाइड ना करे। तो ऑब्वियस सी बात है, जस्ट हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन से उसको बैलेंस करना है। मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू इतनी या इससे ज्यादा होनी चाहिए। इतने पे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, उससे ज्यादा लगाओगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और दोनों साथ साथ जाएंगे। लिखिए फटाफट सवाल। है बढ़िया, गाना वाना बजता, हॉर्न बजाता जा रहा है। पहिया भी है भाई, है ना। ज्यादा पहिए बनाएंगे, ट्रक का साइज ज्यादा बनेगा तो पहिए भी ज्यादा बनेंगे। ट्रक आगे जा रहा है कुछ ए एक्सेलरेशन से, पहिया जमीन पे चल रहा है ना, ये मतलब सा ट्रक हवा में कैसे आ गया, जमीन पे चल रहा है, हॉरिजॉन्टल है ना। इसके अंदर एक डब्बा रखा हुआ है, डब्बे में कोई कीमती चीज जा रही है। अभी के हिसाब से मान लेते हैं कोरोना वैक्सीन है वो। डब्बे के अंदर कोरोना वैक्सीन है, बहुत ही कीमती है। डब्बे के अंदर कोरोना वैक्सीन रखी हुई है, बिल्कुल ट्रक पे लेके जा रहे हैं इसको। इंडिया की 2 कंपनीज हैं, उन्होंने बनाई। ठीक है, मास वास नहीं पता, बिल्कुल सीक्रेट है ना। हाँ ये पता है कि ट्रक की सरफेस और वैक्सीन के डब्बे के बीच का म्यू जो है वो 0.4 है। द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द surface of the truck and the box is 0.4। तो आपसे पूछते हैं कि find maximum acceleration of the truck, find maximum acceleration of the truck such that the box and the truck moves together। Find maximum acceleration of the truck such that the box and the truck moves together। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं, box does not slide on the truck, box does not slide on the truck। कि अपने को मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताना है जब ब्लॉक ट्रक पे स्लाइड ना हो, ट्रक के सरफेस पे स्लाइड ना हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दिख मुश्किल है, वो मैंने कहानी बनाई इसलिए इतना दिख रहा है। एक लाइन का सवाल है, आंसर लिख के बता सकते हैं। क्वालिटी वाइज बहुत ही घटिया सवाल है। ब्लॉक का एबीडी बना लेते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। ब्लॉक का एबीडी बनाते हैं। मान लेते हैं ब्लॉक का मास m है, तो ब्लॉक पे नीचे mg लगेगा,
ब्लॉक पे ऊपर नॉर्मल लगेगा, है ना। ब्लॉक को आगे जाना है, और जाना क्या, एक्सेलरेट होना है, ट्रक के साथ साथ जाना है। क्योंकि कौन लेके जाएगा, एक ही फोर्स है, फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन ही है जो ब्लॉक को आगे लेके जा सकता है, क्योंकि और कोई फोर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फ्रिक्शन इज द फोर्स which will move the block or which will accelerate the block in forward direction। तो यहाँ बहुत से लोगों को जीवन में ये डाउट रहता है, फ्रिक्शन मोशन को सपोर्ट कर रहा है, और कोई है ही नहीं ना भाई, दुनिया में बहुत जगहों पे फ्रिक्शन मोशन को सपोर्ट करता है। आप पैदल चलते हो ना जब, तब भी फ्रिक्शन ही आपको सपोर्ट करता है, तो आपके पाँव पे फ्रिक्शन आगे लगता है ना। आप स्मूथ सरफेस पे नहीं चल सकते, क्योंकि आप पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा होता है। तो आप आगे जा रहे हो, इसका मतलब फ्रिक्शन आप पर आगे लग रहा है, फ्रिक्शन ही आपको एक्सेलरेट करवा के लेके जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। अच्छा, फ्रिक्शन क्यों लगा, तो मैंने कहा था ना, सोचना कि जब फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता। सोचो फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता। अगर मान लो मैं कहता ये स्मूथ होता, तो ये आगे चला जाता, ट्रक आगे जाता और ब्लॉक यहीं रह जाता। सोचो ना, अगर ये सरफेस बिल्कुल स्मूथ होती, तो ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स ही नहीं आता, तो ट्रक आगे निकल जाता, ब्लॉक यहीं का यहीं रहता। फ्रिक्शन ऐसा नहीं होने देना चाहेगा, तो ब्लॉक पे फ्रिक्शन आगे लगेगा, भाई ट्रक तो जा रहा है ए से, तू भी साथ साथ जा, है ना। तो ब्लॉक को कौन आगे लेके जा रहा है, फ्रिक्शन, सरफेस के पैरेलल। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि ब्लॉक के लिए लिखेंगे फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है कितनी, म्यू इनटू एन। नॉर्मल तो यहाँ mg के इक्वल है, तो आप लिखोगे फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल टू म्यू एन। सो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, ma, इट इज लेस देन इक्वल टू म्यू mg। m से m कैंसिल हुआ, so a should be less than equal to mu g। a should be less than equal to mu g, so a should be less than equal to mu is 0.4, g is 10, so a should be less than equal to 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कम एक्सेलरेशन से गया, तब तो दोनों साथ साथ जाएंगे। और आपसे क्या पूछा था, फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन फॉर विच दे विल मूव टुगेदर। तो a is less than equal to 4, so answer is मैक्सिमम एक्सेलरेशन जितने से साथ साथ जा सकता है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज कंडीशन फॉर एक्सेलरेशन कि a 4 से कम या इक्वल होना चाहिए, और वैल्यू क्या आएगी, 4। अच्छा, आपने इसको सीधे ही बता सकते थे, मैंने एक लाइन कहा ना कि भाई अपने को मैक्सिमम एक्सेलरेशन से लेके जाना है, बस ये पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन ही लेके जाएगा। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू एन, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू एन। तो एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, म्यू एन अपॉन एम, बस आ गया म्यू जी, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। एक लाइन में अपने को पता होना चाहिए बस कि फ्रिक्शन ही इसको ले जाने वाला फोर्स है। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एन हो सकती है, तो मैं लिखूंगा म्यू एन अपॉन एम, क्योंकि नॉर्मल एम जी के इक्वल है, तो एम से एम कैंसिल हो गया, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ गया म्यू जी, दैट इज 4। तो मैक्सिमम 4 से आगे जा सकता है, दिस इज ए मैक्सिमम। जब मैंने फ्रिक्शन मैक्सिमम लगा, बस ये पता होना चाहिए कि ले जाने वाला फोर्स फ्रिक्शन। दिस इज कंडीशन कि अगर ये फोर्स से 4 से कम से भी गया तो भी साथ साथ जाएंगे, 4 से तेज लेके जाएंगे तो दिक्कत आएगी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, यही ट्रक ही है, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। इफ ट्रक moves with acceleration is equal to 2 meter per second square, then find friction on the box। तो बॉक्स पे फ्रिक्शन बताइए, आपको दे रखा है बॉक्स का मास जो है वो 50 केजी, 50 केजी का बॉक्स है, और आपको कहा गया कि इसी क्वेश्चन में ट्रक को अगर मैं 2 से लेके जा रहा हूं तो बॉक्स पे फ्रिक्शन कितना लगेगा, बताइए। अगर मैं ट्रक को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से लेके जा रहा हूं तो ब्लॉक पे फ्रिक्शन कितना लगेगा, बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन। पॉइंट टू, अरे फ्रिक्शन फोर्स पूछा है भाई, फ्रिक्शन कोफिशिएंट थोड़ा ना पूछा है मैंने। फ्रिक्शन कोफिशिएंट तो फिक्स है ना, फोर्स है, फ्रिक्शन इज फोर्स।
किसी बातें कर रहे हो यार। फाइंड फ्रिक्शन ऑन द बॉक्स, फ्रिक्शन इज फोर्स, उसको फ्रिक्शन कोफिशिएंट कहते हैं। If the truck moves with constant acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड फ्रिक्शन। हाँ बिल्कुल सही है लिवान, प्रियांशु बिल्कुल सही बता रहे हो, बिल्कुल सही बता रहे हो। अरे भाई 4 तक साथ साथ जाएंगे तो 2 पे भी तो साथ साथ जाएंगे। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक। भाई किसी भी टाइम पे इसको ले जाने के लिए फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो क्या लिखोगे? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो होता ही है ना, हमेशा ही लिख सकते हैं फ्रिक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है? 50 इंटू 2, कितना आ गया? 100 न्यूटन का फ्रिक्शन लगेगा। अच्छा क्या इतना लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है, क्योंकि हम लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। ये होता है म्यू एन, म्यू इज 0.4, नॉर्मल इज 500। 200 न्यूटन तक लग सकता है, लेकिन लगेगा कितना? जितने की जरूरत है। कितना लगेगा? जितने की जरूरत है। कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन। जितने की जरूरत है उतना लगेगा। भाई ये लिमिटिंग था, इससे कम लगेगा। और ये तो मैंने पीछे ही चेक कर लिया ना कि भाई 4 तक में लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा था, तो 4 से कम में जाएगा, मतलब उस कम फ्रिक्शन में काम हो जाएगा, मतलब स्टैटिक पे ही काम हो जाएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है कि जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना होता है। तो यहाँ रिक्वायरमेंट कितना था? तो फ्रिक्शन है उसको 2 से लेके जा रहा था, तो रिक्वायरमेंट थी मास इंटू एक्सेलरेशन की, तो इस पे मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। ठीक है, चलिए, तो इनके बीच यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन। अगला क्वेश्चन, एक कन्वेयर बेल्ट है। कन्वेयर बेल्ट समझते हो? कभी ऐसा आटा चक्की वगैरह में गए होगे तो ऐसी बेल्ट दिखती होगी। ऐसा कन्वेयर बेल्ट होता है, उसके ऊपर ऐसा लेदर रखा होता है, ऐसे ये मूव कर रही होती है। ये बेल्ट ऐसे मूव कर रही होती है, फिक्स्ड पुलीज होती है, ये ऐसे घूम रही होती है ना, और उसके ऊपर ये बेल्ट ऐसे चल रही होती है। ये बेल्ट ऐसे घूम रही है ना, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट है ना। ये कंटिन्यूअसली मूव कर रही है, इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। कितने की स्पीड से मूव कर रही है? 5 मीटर पर सेकंड से ना। दिस कन्वेयर बेल्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड है ना। इसका काम क्या होता है? मान लो आपको ना सामान को यहाँ से यहाँ भेजना है, ये बेल्ट सिस्टम लगाते हैं। काम क्या होता है? मान लो आपको सामान को इधर से इधर, ये बहुत दूर दूर भी लगाते हैं, पता है, मतलब ऐसा 500-500 मीटर, 100-100 मीटर दूर भी बेल्ट लगाते हैं। यहाँ से सामान फेंका और यहाँ से सामान यहाँ पहुंच गया ना, उस पर सामान रख दिया, सामान पे यहाँ से सामान पहुंच गया। ये सिस्टम आपने देखा होगा कि कभी उसमें अपन स्टेशन वगैरह पे जाते हैं ना, तो वहां पे जो वो बेल्ट में एक्सरे मशीन में जाता है अपना सामान, आजकल बहुत जगहों पे मॉल वॉल में भी जो सामान एक्सरे मशीन में भेजते हैं, तो वहां पे एक ऐसी बेल्ट लगी होती है, इस पे आप यहाँ से बैग रखते हो, बैग खिसक के इधर से इधर पहुंच जाता है। तो कन्वेयर बेल्ट है वो ना, अपने को उससे मतलब नहीं है। ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ऐसे यहाँ से जा रहा है, घूम के घूम के घूम के ऐसे आ रहा है। इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक फेंक दिया, जस्ट इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक को खुद से वेलोसिटी देके फेंक दी 10 मीटर पर सेकंड। हमने इतनी वेलोसिटी इसको दे दी, एम मास का कोई ब्लॉक, मास की जरूरत नहीं है ना? हमने इस ब्लॉक को 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी देके इस पे प्रोजेक्ट कर दिया, और अपने को म्यू पता है 0.4 है ना? तो आपसे कहा गया है कि द ब्लॉक was projected with a speed of 10 meter per second on the belt.
फाइंड, अच्छा ये भी इसके ऊपर स्लाइड होगा क्योंकि इसकी स्पीड 10 है और नीचे जो सरफेस जा रही है उसकी स्पीड 5 है, तो नीचे वाला धीमा चल रहा है, ऊपर ब्लॉक हमने उस पर तेजी से फेंक दिया उस पर सामान, है ना। फाइंड द टाइम आफ्टर विच स्लाइडिंग बिटवीन ब्लॉक एंड बेल्ट विल स्टॉप, कितने टाइम के बाद ब्लॉक और बेल्ट के बीच स्लाइडिंग स्टॉप हो जाएगी। ये तो कांस्टेंट 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है ना, दिस इज कांस्टेंट। क्वेश्चन समझ में आ गया कि एक बेल्ट ऐसे चल रही है और बहुत लंबी बेल्ट है ना, तो आप ये समझ ब्लॉक नीचे गिर जाएगा, ये कांस्टेंट है, बेल्ट कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकंड से, और हमने इस पे 10 मीटर पर सेकंड से एक सामान फेंक दिया है और फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.4 है, तो हमें बताना है कितने टाइम के बाद स्लाइडिंग बंद हो जाएगी ब्लॉक और बेल्ट के बीच, बताओ। सिंपल सा सवाल है, कुछ भी इसमें रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है ना, बस ट्रैप है। देखो ट्रैप ये है कि सबसे पहले ना अपने को ये पता चलना चाहिए कि ब्लॉक आगे जाएगा, है ना, बेल्ट स्लो चल रही है, ब्लॉक तेज चल रहा है, तो कौन सा फोर्स ब्लॉक को रोकेगा, है ना। तो आप सोच के देखो, ब्लॉक की स्लिप होने की टेंडेंसी है, तो ब्लॉक को पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। ये बात सबको समझ में आती है कि ब्लॉक तेज चल रहा है और बेल्ट स्लो चल रही है, तो ब्लॉक के स्लिप करने की टेंडेंसी है पीछे की तरफ, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा जिसकी फिक्स वैल्यू होती है म्यू एम जी, है ना। तो ब्लॉक का रिटार्डेशन होगा, ब्लॉक की वेलोसिटी आगे है, ब्लॉक का रिटार्डेशन होगा, तो इस रिटार्डेशन की वैल्यू होगी म्यू एम जी अपॉन एम, मतलब म्यू जी सिंपल है, पता है आपने ब्लॉक का रिटार्डेशन कितना होगा म्यू जी, तो ब्लॉक का म्यू जी से रिटार्डेशन होगा, म्यू हम जानते हैं 0.4 और जी भी हम जानते हैं, तो ब्लॉक का रिटार्डेशन आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, ये तो अपन ने निकाल लिया, अपने को इनिशियल वेलोसिटी भी पता है ब्लॉक की, ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टाइम आफ्टर व्हिच स्लाइडिंग बिटवीन द ब्लॉक एंड द बेल्ट विल स्टॉप। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द टाइम आफ्टर व्हिच स्लाइडिंग बिटवीन द ब्लॉक एंड द बेल्ट विल स्टॉप, इट मींस ब्लॉक एंड बेल्ट विल मूव टुगेदर। फाइनली ये ब्लॉक 5 से जाएगा, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, क्योंकि बेटा जैसे ही इसकी स्पीड बेल्ट की स्पीड के बराबर हो जाएगी, स्लिपिंग बंद हो गई, फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा। जैसे ही बेल्ट की स्पीड और ब्लॉक की स्पीड इक्वल हो गई, भाई पहले बेल्ट 5 से जा रही थी, ब्लॉक 10 से जा रहा था, बेल्ट की स्पीड तो मैंने कांस्टेंट रखी है कितनी 5, तो फ्रिक्शन इस पे ब्लॉक के पीछे लगना चालू हुआ, तो फ्रिक्शन ने ब्लॉक की स्पीड को कम करना चालू किया, कम करते करते जैसे ही वो 5 पे गया, तो दोनों की स्पीड इक्वल हो गई, अब बेल्ट और ब्लॉक साथ साथ जाएंगे। तो फाइंड द टाइम आफ्टर विच द स्लाइडिंग बिटवीन ब्लॉक एंड बेल्ट विल स्टॉप का मतलब होता है कि फाइनली बेल्ट की स्पीड और ब्लॉक की स्पीड इक्वल हो जाएगी। अब तो सिंपल है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो 5 इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इंटू टी, यहाँ से t की वैल्यू आ रही है 5/4, दैट इज 1.25 सेकेंड। जिनका जिनका आंसर 2.5 सेकेंड आया था उन्होंने ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी 0 मानी कि ब्लॉक फाइनली रुक गया। ब्लॉक को रोकना नहीं है, रिलेटिव मोशन को रोकना है, रिलेटिव मोशन मतलब स्लाइडिंग को रोकना है, तो स्लाइडिंग तब रुकेगी जब फाइनली दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, अब कोई स्लाइडिंग नहीं होगी। ऐसे ही जितनी दूर तुम्हें 2 किलोमीटर दूर लेके जाना है लेके जाते रहो, नो फ्रिक्शन विल एक्ट ऑन द ब्लॉक, है ना, बात समझ आई। ये सब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी, है ना, कि एक सरफेस पे ब्लॉक मूव कर रहा है, ये सब मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे आपको एक टॉपिक पढ़ाना है फ्रिक्शन में, जिसको कहते हैं टू ब्लॉक प्रॉब्लम, है ना। पता नहीं क्यों ये लोगों को मुश्किल लगता है, इसमें कुछ है ही नहीं, है ना, क्वेश्चन है ये अपने आप में, सिर्फ इसमें कुछ भी टॉपिक नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, ये क्वेश्चन है। लोग इसको हेडिंग के फॉर्म में पता नहीं पढ़ाने लग गए हैं, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, बुक्स में भी होता है, मॉड्यूल्स में भी होता है, बट ये एक्चुअली क्वेश्चन है, जैसे रिवर बोट रेन मैन क्वेश्चंस थे,
रिलेटिव मोशन के, वैसे ही टू ब्लॉक प्रॉब्लम एक क्वेश्चन है ना? बहुत से वैरायटी के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ, अभी मैंने कुछ बताया नहीं है आपको, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ सिंपल सा, जो आपको सॉल्व करना है, फिर अपन आगे बात करें। ये 5 केजी का ब्लॉक, ये 10 केजी का ब्लॉक, मैं इस पे एफ फोर्स लगा रहा हूँ। ये स्मूथ सरफेस है जमीन पे, और यहाँ का म्यू एस पता है 0.4 और म्यू के पता है 0.3। सबसे बढ़िया सवाल है ना, और आपसे पूछा गया है नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स करना, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एफ। एफ की मैक्सिमम वैल्यू बताइए फॉर विच both the blocks will move together। मतलब अगर प्रैक्टिकली सोच के देखें तो आराम आराम से खींचेंगे तो दोनों साथ साथ जाएंगे, और मैं नीचे वाले को बहुत ही तेज खींच दूं झटके से, तो सोच के देखो कि ऊपर वाला स्लाइड हो जाएगा। तो वही पूछा है कि आपको मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकते हो कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चले। तो मैं जितना फ्रिक्शन पढ़ाया, जितना तुम सोच सकते हो, एक्चुअली सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, चैप्टर खत्म हो चुका है सही बताऊं तो। तुम सोचो ये क्वेश्चन।